नमस्कार सर, और वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अभी अपनी पीएचडी के फील्ड वर्क पे हूँ और मेरी थीसिस का टाइटल है रेटोरिक एंड इट्स पब्लिक्स, ओके। सम एस्पेक्ट्स एंड रिसेप्शन इन इंडिया सरकार 1967 टू 2017। ओके। अपने गाइड प्रोफेसर राकेश पटवाल साहब के साथ हमने 3 सेट ऑफ रेटोरिक का चयन किया है। एक अपोजिशन में जो 3 शख्सियत हैं, डॉक्टर हम्म। लोहिया, भूपेश गुप्ता, लालू प्रसाद। हम्म। दूसरे सेट में 3 ऐसी सियासी शख्सियत जो सरकार का हिस्सा रही हैं, इंदिरा गांधी, मधु दंडवती और नरेंद्र मोदी। और आखिरी सेट में 3 पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, विपिन चंद्र, मलकानी और हरिशंकर परसाई। तो बातचीत के पहले हिस्से में हम चाहते हैं कि भूपेश गुप्ता के पॉलिटिकल रेटरिक पर कुछ बात हो कि स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत काम हुआ है अरस्तू के ज़माने से, लेकिन क्या श्रोता की अपनी कोई स्वायत्तता होती है, उसकी अपनी एजेंसी, और उस आधार पर क्या वह जो भी ओरल या रिटन कंपोजिशन है उसको जज करता है, कई बार खारिज करता है। उसकी अपनी कुछ उम्मीदें होती हैं उन भाषणों से, उन कही हुई बातों से, लिखी हुई बातों से, और तब एक स्वतंत्र किस्म का श्रोता या पाठक बनता हो, या श्रोता किस तरह का, किस हाँ स्तर हाँ। पर। सही। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए कि भूपेश गुप्ता किस तरह से अपने ऑडियंस का निर्माण करते थे, चाहे वो संसदीय भाषण हो या फिर पब्लिक स्पीचेज हो, अगर कुछ आपको ध्यान आता हो कि उनको कभी देखने का अवसर मिला हो या सुनने का। भूपेश गुप्ता की मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और याद शब्द का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ जी। तो वो जो है उनके भाषणों को सुनना, हम्म। उनके भाषणों का पढ़ना, उनके लेखों का पढ़ना, हम्म। ये तीनों बहुत ही मतलब एक जिसे कहा जाए तन्मयता के साथ मैंने पढ़े हैं और सुने हैं। कारण ये कि जो जिस पीरियड को आपने लिया है 1967 जी। और उसके बाद, जी। वही वो दौर था कि जब मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, हम्म। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का। और छात्र जीवन में मैं क्योंकि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ा हुआ था जी। और वामपंथी धारा के साथ था, हम्म। तो भूपेश गुप्ता जो है, जो वामपंथ के अखबार थे, खासकर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वीकली था न्यू एज, जी। उस न्यू एज के संपादक थे वो। अच्छा। तो उस न्यू एज के संपादक के रूप में तो उनका संपादकीय और वो छपता ही था, हम्म। लेकिन इसके अलावा अक्सर हम्म। मुख्य पत्र पर हम्म। ही उनका जो है लेख छपता था हम्म। किसी सामयिक विषय को लेकर के। जी। और वो और उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, हम्म। और संयोग से मेरी अंग्रेजी में बहुत रुचि थी। जी। और शुरुआत मैंने अंग्रेजी लेखन से ही की थी, हिंदी के लेखन में मैं बाद में आया। जी। तो उस दौर में भी मैं जो हूँ छिटपुट अंग्रेजी में लिखता था। तो इसलिए अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य मेरा प्रिय था। और एक मतलब एक धुआंधार जी। वक्ता थे जी। जी। भूपेश गुप्ता, जी। जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फायरी स्पीकर, हम्म। और वो थे। जी। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने लखनऊ में मुझे लगता है कि 67 का ही जो है आम चुनाव था। जी। और 67 के आम चुनाव के दौरान लखनऊ का झंडे वाला पार्क अमीनाबाद, हम्म। वहाँ पर सभाएं हुआ करती थीं, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स की सभाएं हुआ करती थीं। हम्म। तो भूपेश गुप्ता को मैंने पहली बार उस सभा में ही जो है बोलते हुए सुना। यद्यपि वो अंग्रेजी में ही बोले थे, हम्म। और भाई ये ऑडियंस ज़्यादातर हिंदी वाला था, जी। जी। और दूसरे जो वक्ता थे वो सब हिंदी में बोल रहे थे, हम्म। और कई वक्ता थे वहाँ पर। हम्म। और क्योंकि मिली जुली वो सभा थी। हम्म। और मुझे याद आ रहा है कि वो दौर ये था कि जब कांग्रेस के विरुद्ध जो है एक संयुक्त मोर्चा जो बना हुआ था, हम्म। तो उस संयुक्त मोर्चे की तरफ से बैठक थी, एक सभा थी, जी। और वो अंग्रेजी में बोले। तो उनका अंदाज़ मैं ये समझ सकता हूँ कि अधिकांश जो श्रोता वर्ग था
वो श्रोता वर्ग जो है में लगभग 3/4 ऐसा रहा होगा जो उनको समझ नहीं रहा था, हैं, और 1/4 ही समझने वालों में, लेकिन उनका जो अंदाज था, हैं, उनकी जो ओरेटरी थी, है, उसका ओरेटरी और उनका जो अंदाज था वो स्वयं अपने आप में ऐसा प्रभाव पैदा करता था कि आप उनको सुनने, अगर नहीं समझ रहे हैं तो भी उनको देखने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे। और क्योंकि मैं सक्षम था उनको समझने में भी, उनको सुनने में भी, तो वो उन्होंने बहुत प्रभावित किया। और वही वो दौर था कि जबकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी 1-2 वर्ष बाद जो है छात्र रहते हुए ही कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता मैंने ले ली थी, तो यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में मेरा आना जाना बहुत होता था। तो उसकी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव या इस तरह की जो बड़ी स्टेट काउंसिल की जो बैठकें होती थी, तो उन बैठकों में भूपेश गुप्ता आते थे, मतलब उसके ऑब्जर्वर बन के, या उसके जिसे आप कहते हैं मुख्य अतिथि बन के, इस तरह के उसको ऑब्जर्वर। तो मैं उन कमेटियों में तो नहीं था, लेकिन जब उससे बाहर निकलते थे तो मैं अक्सर पार्टी ऑफिस जाता था। उस दौरान तो विशेष रूप से उपस्थित था क्योंकि मेरी रुचि थी, तो प्रेस वाले घेर लेते थे उनको। तो मैंने सुना है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सुना है तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील करते थे, यानी कि वो देखने सुनने में उनका छोटे कद के थे, वो कुर्ता और धोती पहनते थे, और सामान्य ढंग से उनको देखते हुए नहीं लगता था कि इतने ओजस्वी वक्ता हैं, इतना बड़ा बौद्धिक है, मतलब वो जिसे कहा जाए कि पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी से वो बात जो है नहीं उभरती थी। लेकिन जब वो बोलना शुरू करते थे और प्रेस को जिस तरह से डील करते थे, तो वो एक खासा, वो जिसे कहा जाए कि एक मतलब प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी लगभग आतंकित से रहते थे, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, है, उनके साथ उनका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन। लेकिन जो जूनियर्स होते थे, तो मैंने कई बार देखा कि वो सहमे से रहते थे, जो बहुत सीनियर थे, बहुतों का व्यक्तिगत परिचय था, उनसे उनका बहुत अच्छा डायलॉग होता था। तो भूपेश गुप्ता को एक ओजस्वी वक्ता के रूप में, और उनकी अंग्रेजी से कहते हैं कि बहुत ही अलंकारिक थी, और उनके लेखों को जो मैं पढ़ता था तो मैं उनकी भाषा का बहुत कायल था। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में मुझे 2 लोग, यानी कि एक भूपेश गुप्ता, दूसरे हिरेन मुखर्जी थे, है। तो और भूपेश गुप्ता के बारे में एक बात मैं और बताऊं कि वो बहुत तैयारी करते थे, और ये इसकी जानकारी मुझे इसलिए है कि मेरे एक मित्र और सहपाठी एक थे जो कि छात्र संगठन या स्टूडेंट फेडरेशन के उत्तर प्रदेश के महासचिव थे उन दिनों, गोविंद नारायण श्रीवास्तव। तो वो हमारे सहपाठी थे, और वो कम्युनिस्ट पार्टी में उनके लोगों से उनकी रब्त जब्त, उनका आना जाना, और दिल्ली के कार्यालय में भी जाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया एक बार, और कई बार वो भूपेश गुप्ता का जो फ्लैट था वहाँ वो रुकते भी थे, उनसे उनके ऐसे संबंध थे। तो वो हमारे मित्र ने, उस गोविंद नारायण श्रीवास्तव ने बताया मुझको कि एक रात उन्होंने कहा कि एक रात मेरी नींद खुली तो देखा कि भूपेश दा अपने कमरे में, हाल था, उस हाल में बहुत तेज़ी से चहलकदमी कर रहे थे। 1-2 बजे की बात होगी, बहुत तेज़ी से चहलकदमी कर रहे थे, मतलब रात में टहल रहे थे। तो कहने कि मैंने देखा चुपचाप, और उसके बाद खैर मैं तो उस समय तो उनसे बात करने का कुछ था नहीं, और अगली सुबह उनके फ्लैट में कोई और भी रहता, तो उनसे पूछा कि ये भूपेश दा तो रात में, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जिस दिन अगली सुबह उन्हें जो है न्यू एज का संपादकीय लिखना होता था, तो वो संपादकीय जो है अपने दिमाग में जो है सोच रहे होते हैं, और वो इस तरह करते थे। और संसद में बोलने के लिए बहुत तैयारी करते थे। उस तैयारी के बाद उनका वो होता था, और उनके बारे में एक बात जो है कही जाती थी, क्योंकि वो कान से कम सुनते थे तो ईयरफोन लगाते थे वो, और
लोकसभा, कभी लोकसभा में रहे, कभी राज्यसभा में रहे। राज्यसभा में ही बोलते हाँ, तो वो करके अपना ईयर जब बोलते थे स्पीकर को उनका एक अंदाज था, एक डिवाइस थी, उस डिवाइस के तहत वो अपना वो निकाल देते थे वो, और बोलते रहते थे कि स्पीकर कुछ कह रहा था हम सुने ही ना। तो एक डिवाइस तो अखबारों में छपता भी था कि भूपेश दा धुआंधार बोल रहे हैं, और स्पीकर ने अगर बीच में इंटरप्ट भी किया तो वो प्रिटेंड करते थे कि एज इफ इज नॉट लिसनिंग टू इट, और वो अपना कंटिन्यू करते थे। और इसकी लोग हंसी भी होती थी कि देखिए उसका फ़ायदा उठाते हैं भूपेश दा। भूपेश दा का बहुत सम्मान था, और मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशंस एंड एसोसिएशन। अभी मैं अपने जिस मित्र की चर्चा कर रहा था, तो अभी बस तुरंत मुझे याद आ गया फिर कि एक बार है कि वो मेरे मित्र भूपेश दा के फ्लैट से जा रहे थे, दोनों भूपेश गुप्ता के साथ संसद भवन की तरफ। तो वो दोनों जा रहे थे, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और फिर पीछे से इंदिरा गांधी की कार आई और इंदिरा गांधी ने वहाँ कार रोक दी। उन्होंने देखा भूपेश दा पैदल जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कार रोक दी और कहा कि भूपेश दा कम एलान, क्योंकि वो इंदिरा गांधी भूपेश दा क्लास फेलो भी रहे थे लंदन में, एक साथ रहते थे, पढ़े थे। भूपेश गुप्त जी का और इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत मित्रता भी थी, बहुत गाढ़ी मित्रता थी। तो खैर उन्होंने गाड़ी रोकी, तो भूपेश दा का यू गो एलांग, आई विल कम अराउंड, इंदिरा गांधी चली गई, इनके साथ हुए थे। और गोविंद श्रीवास्तव ने मुझको एक बात और बताई, उसी दिन की बात बताई, कहा कि वो कुर्ता, वो जो कुर्ता पहने हुए थे, मतलब वो एक अपने का बहुत ख्याल न करना, बहुत करीने से ऐसे तो रहते नहीं, तो उनके कुर्ते पे दाल गिरी हुई थी। कहने लगे मैंने ध्यान दिया कि वो, लेकिन वो ऐसे बौद्धिक, ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे सामान्य ढंग से रहने वाले थे, जबकि बहुत बड़े परिवार के थे वो हैं, और बांग्लादेश का जो अब जाना जाता है उस इलाके के थे, बहुत बड़े ज़मींदार परिवार के थे। अपने हिस्से का सब कुछ उन्होंने डोनेट कर दिया था पार्टी को, और वो थे। तो ऐसे थे भूपेश गुप्ता। और एक घटना जो कि हमने अखबार में भी पढ़ी थी, मैं बता दे रहा हूँ कि पता नहीं आपके किस काम की है, किस काम की नहीं है। संजय गांधी का जब निधन हुआ था, तो भूपेश दा जो हैं गए इंदिरा गांधी को कंडोल करने के लिए, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री आवास में गए, और तो उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और अंदर गए, और इंदिरा गांधी से के पास बैठे, उनको कंसोल किया और ये किया। और जब वहाँ से उठे तो वो चप्पल अपनी देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो चप्पल मिल नहीं रही थी, कहीं बहुत बहुत सी चप्पलें थी उनमें, कहीं वो। तो इंदिरा गांधी ने देखा, इंदिरा गांधी बहुत सम्मान करती थी उनका, तो इंदिरा गांधी ने देखा कि भूपेश दा ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिली, उनकी निगाह पड़ गई उस स्थिति में भी, यानी कि संजय गांधी की लाश रखी हुई थी। इंदिरा गांधी उठी वहाँ से, और उन्होंने उसको लोकेट कर, चप्पल को लोकेट करने में उनकी मदद की, देखा, और शी कुड लोकेट दैट कि यार भूपेश दा ये तो नहीं है, ये करके। ये घटना अगले दिन अखबार में छपी थी। तो इससे है कि मतलब देखिए, भूपेश दा बिल्कुल समर्पित कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और संजय गांधी के बिल्कुल एक जिसे कहा जाए कि अवाउड एनिमी जिसको कह सकते हैं, ऐसे थे कि इतने विरोधी थे और ये थे। फिर पत्रकारों ने उनसे इस बाबत भी सवाल कर दिया, कहा कि आप, और संयोग से वही वो समय था, उन्हीं दिनों उन्होंने संजय गांधी के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा था, बोलते थे। और तो पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई आप तो संजय को इतने विरोधी, इतनी संजय की पॉलिटिक्स के, और वो, तो उन्होंने मार्क्स का एक कोटेशन, एक उदाहरण किया कि नथिंग ह्यूमन इज़ एलियन टू मार्क्सिज्म, हैं। तो ये एक कोट दिया। तो भूपेश दा वाकई मतलब ऐसे राजनेताओं में थे, ऐसे बौद्धिक राजनेताओं में थे, जो कि आज वो पीढ़ी
के बारे में खाली एक जो कल्पना की जा सकती है, सोचा जा सकता है। जी लेते हैं, इसको थोड़ा सा। बंद कर दो अभी। तो तो जिन थोड़े से नेताओं ने उस दौर में प्रभावित किया और जिनको मैं एक आदर्श के रूप में मैं मानता हूँ, मान सकता हूँ, जी उनमें मैं समझता हूँ कि जो है संयोग की बात कि मैंने नेहरू को भी सुना, जी जी लेकिन नेहरू को थोड़ा सा मैंने जिसे कह सकते हैं बचपन और तरुणाई के दौर में सुना है। सन 64 में वो रहे नहीं जी और मैंने हाई स्कूल सन 64 में किया। अच्छा लेकिन उसके पहले लगातार ये था कि मेरे पिताजी के जो है उनकी रुचि भी थी, तो वो नेहरू जी का ये था कि हर साल आते थे और पब्लिक मीटिंग संबोधित करते थे। तो मेरे पिताजी मुझको लेके जाते थे बचपन से ही। तो नेहरू जी को हमने कम से कम 5-6 बार उस बचपन तरुणाई को लेकर के सुना था। तो नेहरू जी एक ख़ास ढंग से प्रभावित करते थे। लेकिन जब मैं सजग हो गया बौद्धिक रूप से और वो, तो उसमें जिन लोगों ने सर्वाधिक प्रभावित किया उनमें लोहिया और भूपेश भूपेश जी तो बाद तक काफ़ी लंबे समय तक रहे, जी जी लेकिन लोहिया सर 67 में नहीं रहे। तो वो 2-3 साल जो है, और क्योंकि लखनऊ एक बड़ा राजनीतिक केंद्र था तो ये सारे नेता आते थे और वो दौर ऐसा था कि वो पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करते थे, हॉल में या पार्क में वो करते थे। वो परंपरा थी कि इस तरह के सारे लोग, यानी कि यहाँ तक कि कृष्णा मेनन तक, जी जी यानी कि जो बिल्कुल अंग्रेजी वाले थे एकदम, और वो तक भी यहाँ लखनऊ में आकर के संबोधित किया मीटिंग्स को। और वो तो बिल्कुल ज्वालामुखी थे, मतलब एक जिसे कहा जाए कि भूपेश गुप्ता और कृष्णा मेनन दोनों मतलब इक्वली फायरी थे। और जिनको कि और यानी कि ये कहा जा सकता है कि अपनी वक्तृता में और अपने कंटेंट में मतलब ये मतलब दोनों में से मैं समझता हूँ कि मैं उनको एक समान धरातल पर ही रखता हूँ, भूपेश दा को भी और वी कृष्ण मेनन को भी। कृष्ण मेनन को भी मेरे बहुत एक जिसे कहा जाए कि एक आदर्श बौद्धिक नेता के रूप में कृष्ण मेनन भी थे। और गहराई से मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में किताबें पढ़ी, उसी तरह से भूपेश गुप्ता के बारे में पढ़ी। तो मैं समझता हूँ कि वो एक दौर ऐसा था कि भूपेश गुप्ता जी ने एक समूची ऐसी पीढ़ी जो कि अपने निर्माण काल में थी, निर्मित काल में थी, उसको बहुत प्रभावित किया उन्होंने। तो भूपेश गुप्ता, अच्छा क्योंकि मैं कुछ और चीज़ें उनके परिवार के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में मैं जानता था। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के सर्कल्स में ही उनकी चर्चा थी और कुछ चीज़ें उनके बारे में आती भी थी और ये करके। तो आई वॉज इनेमर्ड ऑफ हिम, जिसे कहते हैं कि बहुत मैं उनसे लगा। तो मैं समझता हूँ कि जो अंग्रेजी में बोलते थे जो वो, और श्रोता जो है हिंदी बेल्ट के, जैसा आपने कहा कि वो एक हिस्सा समझ पाती थी। जैसे हमको बताया वहाँ सीपीआई के सेक्रेटरी अभी जो है राम नरेश पांडे जी, बिहार के, अच्छा, तो वो बोले कि जब उस इलाके में आते थे, मिथिलांचल के इलाके, हाँ, हाँ, मीटिंग उनकी जो हुई दरभंगा मधुबनी साइड, हाँ, तो इंटरप्रेटर भी हुआ करते थे, हाँ, हाँ, और वो हिंदी में फिर वो करते जाते करते थे, हाँ, 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 खैर यहाँ तो लखनऊ में तो समझने वाले ही हाँ, लोग थे, तो इसलिए हाँ। तो यहाँ शायद ज़रूरत ना मुझे पड़ी ये हो। याद आ रही है कि जिस झंडे वाले पार्क की मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें जहाँ तक अंग्रेजी में ही हाँ, संभवतः इंटरप्रेटर नहीं था ना, इंटरप्रेटर नहीं था वो, अंग्रेजी में ही बोल रहे थे, वो इंटरप्रेटर नहीं बोल रहा था। और बाकी भी जगहों पर, जैसे कि यहाँ जो पार्टी मीटिंग्स एड्रेस करते थे, तो उस समय इंटरप्रेटर नहीं रहता था, लेकिन यह है कि क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में एक अच्छी संख्या ऐसी होती थी जो अंग्रेजी नहीं समझ पाती थी, जिलों के नेता आते थे, ये आते थे, तो फिर उनके लिए सार संक्षेप
हो जाता उनके भाषण का सार तो उनको जो बोल चुकते थे, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं वो एक आदमी अनुवाद कर रहा है, बोलने के बाद सार संक्षेप जो है उनका रख दिया जाता था, प्रस्तुत कर देता था। और ये सही है कि अगर सार संक्षेप प्रस्तुत न किया जाए तो वो इतनी अलंकारिक और अंग्रेजी बोलते थे कि सामान्य समझने वाला आदमी से नहीं समझ सकता था। ये ईमानदारी के साथ स्वीकार करना पड़ा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था है मैं वो करके। तो उनके न्यू एज का जो उनका लेखन था, उनके संपादकीय थे, लंबे समय तक रहे उसके संपादक। हाँ, लंबे समय तक थे, पूरा जब तक वो रहे तो देखा उसको। तो जब तक वो रहे वो उसके संपादक रहे। और ये करके दरअसल अब मुझे ये भी याद आ रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियन थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उसके अलावा एक दूसरी बात कि शुरू से मैं क्यों बहुत प्रभावित हो गया भूपेश गुप्ता से, उसका एक कारण ये था कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने इंदिरा गांधी की एक जीवनी लिखी थी। और इंदिरा गांधी जो ही प्रधानमंत्री बनी 66 में बनी थी, तो 66 के ही किसी महीने में जनवरी में बनी थी, और 3-4 महीने के अंदर ख्वाजा अब्बास ने उनकी जीवनी लिख दी, द रिटर्न ऑफ द रेड रोज़। तो बहुत अच्छी किताब थी, ओरिएंट लॉन्गमैन ने छापी थी, पतली सी थी, 150-200 पन्ने की वो किताब थी। इतनी मतलब एक जिसे कहा जाए अलंकारिक भी और सहज भी अंग्रेजी में लिखी हुई किताब थी। और लेकिन उन्होंने उसमें भूपेश गुप्ता और इंदिरा गांधी के लंदन के दिनों की, उनकी मैत्री की है, इस सब की चर्चा उसमें की है। तो उससे उनके व्यक्तित्व को लेकर के कि जैसा उनका व्यक्तित्व था उसके एक आकर्षण पैदा हुआ है। तो एक जैसे कहते हाँ, एक युवा मानस में तो भूपेश गुप्ता की एक छाप, यानी कि 67 की बात मैं बता रहा हूँ, और 67 में कि वो, और मैं BA पार्ट 1 का स्टूडेंट था, उसी दौर में मैंने पढ़ी वो किताब। तो एक व्यक्तित्व के रूप में जो है ख्वाजा अहमद अब्बास की उस किताब के माध्यम से मैं प्रभावित हुआ। और फिर जब निवेश पढ़ना शुरू हुआ, उसके संपादकियों का पढ़ना शुरू हुआ, उनके अखबारों में, और मैं अंग्रेजी के अखबार ही संयोग से शुरू से ही पढ़ता था, मेरी रुचि का विषय था, तो अंग्रेजी का अखबार बहुत अच्छी रिपोर्ट्स किया करते थे। और भूपेश गुप्ता हमेशा, कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि संसद चल रही हो और अखबारों के मुख पृष्ठ पर न हो। ये मतलब आप पुरानी फाइल देखो, आपको ये मिल जाएगा। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो कभी डबल कॉलम, कभी बिल्कुल मास हेडलाइन, मतलब इस तरह का, मतलब उनके भाषणों का कंटेंट ऐसा था, इतना कन्फ्रंट करते थे। अब आप बताइए कि जो इंदिरा गांधी उनकी जो मित्र थी और इतना सम्मान करती थी, इतना सब करते थे, लेकिन उस वैचारिक, भाई देखिए ये तो बाद के दौर में जब कांग्रेस का डिवीज़न हो गया 69 में, और इसके बाद एक नज़दीकी हुई कम्युनिस्ट पार्टी की उनकी, और उसके पहले तो भाई स्वार्थ नेमीज थे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस। 67 में तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो संयुक्त सरकारें बनाई थी उत्तर प्रदेश बिहार में, वो तो भाजपा, भारतीय जनसंघ और हाँ, वो मिली जुली थी। तो वो राजनीति का दौर भी और बाद का भी। तो संक्षेप में ये कुछ मेरे इम्प्रेशंस हैं। कुछ ऐसा ध्यान आता है सर आखिर में, अगर कि वो इश्यूज उस वक्त के कंटेम्प्रेरी इश्यूज, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरह की बातें उठाते थे वो, अगर वो हाँ, इश्यूज तो देखिए ऐसा ना कि भाई जैसे कि उस समय का जो इशू जिन फोकस होकर के, और हम जैसे लोगों को ये, जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण का मुद्दा था, और टीवी परसेस का मुद्दा था, और कांग्रेस जो डिवाइड हो रही थी, मतलब बीबी गिर का जो चुनाव हुआ था, तो बीबी गिर के चुनाव के दौरान जो है मतलब जिसे वैचारिक लड़ाई कहते हैं, तो उसमें एक मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई पार्टी लाइन के निर्माता भी थे भूपेश गुप्ता, है
राजेश्वर राव महासचिव थे। राजेश्वर राव मास लीडर थे, आंध्रा से आए तो मास लीडर थे। लेकिन जो कुछ लोग जो पार्टी के नीति निर्माता थे, मेरी समझदारी ऐसी है कि उन शीर्ष नीति निर्माताओं में वो थे। और एक बात देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टियों का स्ट्रक्चर रहा है, अब आज तो सब चीज़ें पराभव की तरफ है। मैं आज की कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुखपत्र हुआ करते थे, निवेश जो मुखपत्र था, उसके उसका संपादक आइडियोलॉजी होता था। कोई यूं पत्रकार, जो पार्टी का पत्रकार है, संपादक हो जाए, ऐसा नहीं होता था। एक आइडियोलॉजी होता था। इसके बरक्स देखिए, EMS नमूद्रीपाद पीपल्स डेमोक्रेसी के संपादक हुआ करते थे। तो ये स्ट्रेचर होता था उस पार्टी के मुखपत्र का। तो भूपेश गुप्ता का जो है उसका संपादक होना, उनका आइडियोलॉग होना था। और देखिए, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाई इंडो सोवियत ट्रीटी हुई थी, उसी दौर में सोवियत यूनियन के साथ एक बहुत अच्छे संबंध थे और ये करके। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी होती थी इस तरह के देशों में जिनका कि सोवियत यूनियन से अच्छा संबंध होता था, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी की नीति का एक, जिसे कहा जाए कि हस्तक्षेपकारी उसका प्रभाव होता था। तो भूपेश गुप्ता का तो मैं समझता हूँ कि उनकी वैचारिक भूमिका, उनकी नीति निर्देशक भूमिका और एक संसदीय जनतंत्र में वामपंथ के प्रभावी हस्तक्षेप की जो भूमिका थी, मैं समझता हूँ कि उनमें उस दौर में मतलब ही वाज टॉप रैंकिंग और टावरिंग, बिल्कुल शीर्षस्थ थे। बाकी सारे लोग देखिए भाई, देखिए वो दौर तो कम्युनिस्ट पार्टियों का ऐसा था कि एक से एक विद्वान थे। हिरन मुखर्जी थे, डॉक्टर जी अधिकारी थे, और इस तरह कई लोग, मोहित सेन थे, ये सारे लोग हैं। और बहुत कम ये है कि आप ये कह पाएँ कि कौन किससे कम है। ये पूरा गैलेक्सी थी। लेकिन उन गैलेक्सी में भी जिसे कहा जाए कि उनमें भी जो एक थोड़ा फर्स्ट अमंग इक्वल्स कह लीजिए है, तो वो भूपेश गुप्ता की एक स्थिति थी, एक पोजीशन थी। ये जरूर था भूपेश गुप्ता को, यानी बहुत, पता नहीं मैं कितना सही कह रहा हूँ, बहुत मिलनसार व्यक्तित्व नहीं था उनका। एक सेक्लूसिव टाइप के, मतलब बौद्धिक थे, अपना पढ़ना लिखना काम करना, संसद का वो करना, तो ये थे। यानी कि बहुत जैसे, हाँ, जैसे हमारे बिहार के बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, आते थे यहाँ, या हमारे यूपी के थे, तो यूपी के तो कई जो पार्लियामेंटेरियंस थे, इन सबसे हम लोग स्टूडेंट थे, लेकिन एक दोस्ताना अच्छे किस्म के, यानी हम लोग कनिष्ठ लोग थे, लेकिन एक दोस्ताना, और वो चाय के साथ भी बैठे हुए हैं और गपशप हो रही है। और वो यहाँ के लोग बड़ी फुर्सत में रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते हैं, बिहार से भी यहाँ भूगेन झा और ये लोग आते थे, हम लोग के साथ बैठ जाते थे और घंटों बैठ कर के, चतुरानंद मिश्र और भूगेन झा, इन सब के साथ में मैं बैठा हूँ। तो यहाँ आते थे, अपना चाय शाय, और बड़ी फुर्सत में होते थे, वो गपशप होती थी। वो भूपेश गुप्ता के यहाँ इसकी अनुमति नहीं थी, मुझे लगता है, एक रिजर्व किस्म के थे, इस सेंस ऑफ आप जिसको कहते हैं कि वो एक उनके साथ, लेकिन अच्छा लगता था कि उनकी उनके इर्द गिर्द कहीं खड़े होकर के सुन लें बातचीत। और ये तो बहुत बड़ा दिलचस्प है कि सरजू पांडे यहाँ के स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 बार लोकसभा में रहे हैं, गाजीपुर से होते थे। तो एक बार आए, अब याद आ रहा है कि वो पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे, भूपेश गुप्ता सरजू पांडे बैठे थे। सरजू पांडे भी टावरिंग लीडर थे, वो भी 5-6 बार के लोकसभा में थे, भूपेश गुप्ता में थे। तो इन लोग भाई समझना वो थे, एक जैसे एक स्टेटस के लोग थे।
तो सरजू पांडे हंसी मजाक बहुत करते थे, पूरब के थे और हमेशा बिल्कुल लाइटर वेन में रहते थे, एकदम हंसोर टाइप के वो थे। वो किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, यानी उनके सामने इंदिरा गांधी बैठी हो तो मजाक उड़ा देंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने जो है भूपेश गुप्ता आए हुए थे तो कहने लगे कि उस समय उनका ये उतरा हुआ था ईयरफोन, तो कहते हैं ये तो बहिर है, बहिर ये तो बहिर है, ये तो सुन में नहीं करता। तो एक तो भूपेश जी की दिक्कत थी कि ये पूरब की भोजपुरी होने के, तो उनका मतलब एक सरजू पांडे इस तरह का मजाक कर, और उसके पीछे जो भाव था कि भाई उनके साथ बराबर के वो थे, लेकिन जो है भूपेश गुप्ता उस तरह के हंसी मजाक वाले व्यक्ति नहीं थे, है। तो वो उनका इस तरह से एक वो उड़ाते थे, तो कई तरह का था। कुल मिलाकर के मैं उनको आई रेट हिम वेरी हाईली, है। और ही वाज एन आइडियल लीडर, है, क्योंकि आई हैव बीन इन द कम्युनिस्ट पार्टी, और उनके प्रति एक अतिरिक्त सम्मान का भाव था, है, तो वो एक था। मतलब सरजू पांडे भी जब ये सब बातें कहते थे, लेकिन सम्मान का जो भाव था उनकी इंटेलेक्ट के प्रति, उन सब सारी चीज़ों। और दूसरी बात जो उनका एक जिसे कहा जाए कि एक सादगी भरा जीवन, और जो इतनी अच्छी संपन्न पृष्ठभूमि से आए हुए थे, उन सब का जो त्याग वाली बात थी, उसको लेकर के एक अतिरिक्त सम्मान का भाव था पूरे कम्युनिस्ट पर। मतलब एक जिसे कहा जाए कि अब देवता वोता वाली शब्दावली तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, होना नहीं चाहिए, लेकिन आइडियल आइडोल नहीं तो, लेकिन आइडियल वो थे। तो हमने देखा है भूपेश गुप्ता को, मैंने सुना है, और थोड़ा इर्द गिर्द मंडराने का कभी मौका मिलता है तो आई फील प्राउड कि मतलब कि उस दौर से हम गुजरे हैं। तो ये बस। बहुत शुक्रिया इस सुंदर वक्तव्य के लिए, बहुत शुक्रिया।